मंकी पॉक्स के बारे में बताऊंगा। एक एक्चुअली ये वायरस है, ये भी जैसे कोविड वायरस था उसी तरह से भी वायरस है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। कोरोना से हम अभी पूरी तरह से निजात नहीं पाए हैं। रुक रुक कर ही सही एक दो मरीज मिल ही जाते हैं। और इधर हाल के दिनों की बात करें तो मरीजों की संख्या में, कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। इसके बाद एक और आफत मंकी पॉक्स के नाम से जिस रोग को जाना जाता है वो सामने आ गया है। ये मंकी पॉक्स क्या है, कितने जगहों पर इसने अपना वजूद जमा लिया है और इसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, ये सारी जानकारियों को लेकर हम आ रहे हैं आपके साथ। अभी हम शेयर करेंगे आपसे। हम पहुंचे हैं जयप्रभा मेदांता अस्पताल में और हमारे साथ इस विषय पर, इन बातों पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह साथ दे रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये जो मंकी पॉक्स है वो है क्या, किस तरह से अपना प्रभाव जमा रहा है मानव के बीच में। सर बहुत स्वागत है नवभारत। ये अभी के टाइम के लिए बहुत ही हिट टॉपिक है मेडिकल साइंस के लिए, कि अभी पिछले 2 साल, अगर मैं बोलूँ 2.5 साल से, मार्च 2020 से कोविड का प्रकोप चल रहा था और कोविड से हम काफ़ी हद तक अब निजात पा चुके हैं। और निजात पाते ही तब तक इस बीच में मंकी पॉक्स का आगमन हो गया है और मंकी पॉक्स के बारे में बातें शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, मंकी पॉक्स के बारे में बताऊंगा। एक एक्चुअली ये वायरस है, ये भी जैसे कोविड वायरस था उसी तरह से भी वायरस है। और एक फैमिली इसकी होती है जिसको बोलते हैं ऑर्थोपॉक्स वायरस, उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली से स्मॉल पॉक्स बिलोंग करता था। स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता जिसे कहा जाता था। हालांकि अब इरेडिकेट हो चुका है और बेसिकली उसका जो वैक्सीन था, ऐसा माना जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन थे उसके वैक्सीन भी मंकी पॉक्स में काफ़ी कारगर था। तो जब तक 1980 तक अगर मैं बात करूं तो 1980 से पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन हुआ करता था, जिसकी वजह से मंकी पॉक्स का भी इंसिडेंस काफ़ी कम था, इन्फेक्शन नहीं था। लेकिन जो लोग 1980 से पहले बॉर्न हैं, बेसिकली वैसे लोगों में जो ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेटेड हैं उनमें ये होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। जो 1980 के बाद जो बॉर्न हैं उनमें होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेटेड नहीं है। अभी तक की जो फ़िलहाल स्टडीज़ हैं उनमें उनके अकॉर्डिंगली अभी ये माना जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा विशेष जानकारी के लिए रोकना चाह रहा था कि 80 के पहले जिनका जन्म हुआ है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो उस समय ये वैक्सीनेशन वाली जो प्रक्रिया थी वो नहीं थी। एक वो दाग दिया जाता था कंधे पे, निशानी बना दी जाती थी, वो वैक्सीनेशन का ही एक प्रक्रिया होता था। उसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, वो उस समय जो वैक्सीन दाग वाली जो दी जाती है, बेसिकली BCG वैक्सीनेशंस होते हैं। BCG वैक्सीनेशन का वो एक टाइप था और जो अभी भी चल रहा है। लेकिन वो जो वैक्सीनेशन जो दाग रह जाता था वो भी स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन का ही पार्ट था। स्मॉल पॉक्स, हाँ, लेकिन BCG का भी रहता था। तो दाग दोनों में होते हैं, पर वो जो था वो हमारा स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन का था जो इरेडिकेट हो चुका है। फिलहाल अगर अब मैं इसके फैलने की बात करूं, जो लोगों को जिसको जानना ज़रूरी है कि फैलता कैसे है, ये बेसिकली जैसे कोविड फैलना शुरू हुआ था, वुहान से शुरू हुआ था, चाइना से शुरू हुआ था, और उसी तरह से ये भी इसका जो पहला केस मिला था वो अफ्रीकन कंट्री में मिला था। अफ्रीकन कंट्री से ही ये फैलना शुरू हुआ था और ये बेसिकली जूनोटिक, जो जानवरों में होने वाला एक बीमारी है, वहाँ से इन ह्यूमन बीइंग में तभी आता है जब आदमी उसके कांटेक्ट में आता है। और बेसिकली इसको बोलते हैं बुश एनिमल। जब बुश एनिमल, जो झाड़ी वाले एनिमल होते हैं, जब लोग वो उसका मीट खाते हैं और वो अगर इन्फेक्टेड एनिमल है तो बाकी ह्यूमन बींग्स में आता है और फिर आदमी से आदमी में फैलता है, ये क्लोज कांटेक्ट की वजह से। तो
जो जो काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि एक जन से दूसरे जन में इसकी इन्फेक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी हमारी कोरोना की थी। ये तभी फैलेगा जब आदमी एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आएगा, तभी फैलेगा। और फैलता तब भी है जब या तो उसके फ्लूइड से, जो जो हम बोलते हैं कि ये क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, जो वेसिकल्स बनते हैं, जो स्किन लेजन बनता है, उस स्किन लेजन के कांटेक्ट में आने पे इन्फेक्टेड आदमी के बॉडी के किसी भी फ्लूइड से नॉर्मल आदमी के बॉडी कांटेक्ट में जब आएगा तभी इन्फेक्शन होता है। ऐसे इन्फेक्शन नहीं होता है, ये थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं होता है। सर एक सवाल और बनता है कि अगर किसी को इस तरह के मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके लक्षण क्या हैं और उसे हम पहचानेंगे कैसे कि ये मंकी पॉक्स ही है। सर मैं एक करेक्शन पहले करूंगा। ये जो मैंने बोला था कि ड्रॉपलेट नहीं, वो उसको एरोसोल बोलते हैं। एरोसोल इन्फेक्शन नहीं है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। हाँ, लक्षण कैसे है, ये जैसे बाकी वायरसेस के जो लक्षण होते हैं, हाई ग्रेड फीवर होना, बॉडी एक होना, हेडेक होना और स्किन में लेजन होना। स्किन का लेजन जो होता है उसको वेसिकुलर लेजन बोलते हैं। और ये वेसिकुलर लेजन ज़्यादातर हाथ में और पैर में होता है। चेहरे का इन्वॉल्वमेंट बाद में होता है। हाथ और पैर में लेजन होते हैं और वो लेजन का भी एक करेक्टरिस्टिक होता है कि उस लेजन के बीच में भी एक अम्प्लिकेटेड लेजन बोलते हैं, उस तरह का लेजन होता है। साथ में लिम्फ नोड्स भी बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है जो उसमें सिम्टम्स होते हैं, हाई ग्रेड फीवर, बॉडी एक, हेडेक, कई बार लूज मोशन, एनकेफेलाइटिस, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। साथ साथ स्किन का लेजन इसका काफ़ी सस्पिशियस हो जाता है। तो अगर इस तरह के किसी को सिम्टम्स होते हैं तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इसको रूल आउट करने के लिए कि किस तरह की बीमारी है। सर अभी तक देखा जाए तो पूरे विश्व में 80 देश इससे प्रभावित हैं। मंकी पॉक्स जो चल रहा है, 80 देश इससे प्रभावित हैं और इन 80 देश में एक भारत भी है। भारत में भी अपना पाँव जबरदस्त पसारे जा रहा है ये मंकी पॉक्स। और कुछ दिनों पहले की बात करें तो लगभग 8 से 10 मरीज भारत में भी पाए गए हैं इसके। अब बात ये आती है सामने कि यहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो कितना अलर्ट है। हालांकि WHO के अनुसार अगर ये कहा जाए तो ग्लोबल हेल्थ पब्लिक इमरजेंसी घोषित किया गया है इस मुद्दे को लेकर, इस मसले को लेकर। सर कैसे एक चिकित्सक होने के नाते आपका जो दृष्टिकोण है आम जनता के लिए वो क्या कहता है इसके लिए? बिल्कुल, मैंने जैसे पहले ही बोला कि ये एक अभी ज़रूर एक मुद्दा बन रहा है और सोचने वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि इतना इसके लिए डरने की बात नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन रेट इसका काफ़ी कम है और ये कोविड की तरफ फैलने वाली बीमारी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई भी एक केस मिले, अगर उसके कांटेक्ट में दूसरा आदमी आता है तभी ये दूसरे में फैलने के चांसेस हैं। जो माना जा रहा है कि जो मैक्सिमम जो फैलने के चांसेस हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, बट ये वो अकेला एक ऐसा नहीं है। उसके सिवा मैंने जैसे पहले बताया कि क्लोज कांटेक्ट में आने पे भी होता है। तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। हाँ, फैल ज़रूर रहा है लेकिन इसमें फैटेलिटी नहीं है। सर्वाइवल बहुत ज़्यादा है, फैटेलिटी के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, अगर हो रहा है तो उनको हमें आइसोलेट करना, ऐसे सारे स्टेट्स ने अपने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए हुए हैं और उनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी डॉक्टर ये सस्पेक्ट करता है कि कोई मरीज़ जो है वो मंकी पॉक्स का है और उसकी हिस्ट्री और उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन अगर ये सजेस्ट करता है कि पेशेंट मंकी पॉक्स का है, स्टेट गवर्नमेंट के जो हेल्थ ऑफिसर हैं उनको नोटिस जाना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि हाँ सस्पेक्टेड केस है और उसके अकॉर्डिंगली हेल्थ ऑफिसर हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो उसके लिए एक्ट करेंगे कि कैसे उस पर कैसे करना है, क्या करना है।
सर, आपने चिकित्सीय जांच की बात की है, तो हम एक जहाँ तक मुझे ये जानकारी है कि ये भारत में 2 ही ऐसे जगह हैं, 2-3 ऐसे जगह हैं जहाँ पर इसकी जांच होती है मंकी पॉक्स के। अगर टेस्ट किया जाए तो सबसे पहले वो पूना भेजा जाता है, कोई भी टेस्ट के लिए पूना भेजा जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें काफ़ी समय व्यतीत होता है, वहाँ से रिपोर्ट आए तब तक मरीजों की स्थिति बिगड़ जाती है। अभी देखा गया है कि 1-2 मरीज ऐसे भी मंकी पॉक्स के पाए गए हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। अकेले अफ्रीका में 75 मरीज इसके मारे जा चुके हैं मंकी पॉक्स की वजह से। सर, ये जो जांच की प्रक्रिया है, क्या राज्य में ये संभव नहीं है? अपने राज्य में अगर सारे चिकित्सक इस पर एक बार फोकस करें और हमारे सरकार के सरकार के तरफ से ये आगे बढ़ाया जाए इस मसले को जांच के लिए। बिल्कुल आपने सही बोला कि पहले एक अकेले पुणे में ही हो रहा था ये चीज़, बट अभी एम्स दिल्ली में भी शुरू हो गया है। अगर स्टेट की बात करें तो हमारे स्टेट में बिहार में जो 2 केसेस मिले हैं उनमें से भी एक केस का अभी जो सैंपल जा रहा है वो एम्स दिल्ली ही जा रहा है वो सैंपल। जैसे अगर केसेस बढ़ते हैं तो मैं ज़रूर जानता हूं कि गवर्नमेंट जो भी है इसके लिए, जैसे कोविड के लिए स्टेप लिया था, गवर्नमेंट ज़रूर स्टेप लेगी, गवर्नमेंट पीछे नहीं होगी। और मैं अगर कहूं तो हमारे जो जैसे सेटअप में हम लोग काम कर रहे हैं, इस सेटअप में भी सारी चीज़ें अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये पायनियर इंस्टीट्यूट्स हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट यहाँ के लिए भी हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए, या ये जांच जो भी हम फ्लूइड लेके भेजते हैं, ब्लड लेके भेजते हैं इन्फेक्टेड पेशेंट्स का, वो हमारे लेवल पे भी, हमारे हॉस्पिटल्स में भी, हमारे स्टेट के भी जो पायनियर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी सरकार ज़रूर इसके लिए करेगी। बट मैंने जैसे बोला कि अभी इतना डेफिनेटली मैं बोलूँगा साउथ अफ्रीका में कुछ डेथ हुए हैं, एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकता हूं क्योंकि स्टडी अभी उस तरह की नहीं हुई है, लेकिन अभी भी जो ट्रीटमेंट है इनके सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही हैं, कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ 2 दवाइयां जो FDA से अप्रूव्ड हैं, जिनको दिया जा रहा है, कितनी कारगर हैं इसके लिए कोई स्टडी नहीं है, कोई रिकमेंडेशन अभी तक नहीं आया है। बट अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करें तो भी पेशेंट की फैटेलिटी, जैसे बताया मैंने, कि बहुत कम है, चांसेस बहुत कम होगा फैटेलिटी होने की। तो मतलब अगर मैं मिला करके बोलूँ तो ज़रूर हमारी कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट होगी, अगर जो कंडीशन अगर बिगड़ता है उससे पहले ही स्टेप, कोई ना कोई स्टेप ज़रूर उठाएगी। सर, आखिर में एक सवाल है हमारा कि अगर इस तरह का माहौल बनता है, या उससे पहले ही हम अगर इसको लेकर के, मंकी पॉक्स को लेकर के सजग होना चाहें, तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशन अपनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। कोई भी व्यक्ति जो मंकी पॉक्स पेंडेमिक एरिया से अपने जगह को वापस आ रहे हैं, अगर उनको, जैसे कोरोना में था कि बताया जा रहा था कि जिसको भी अगर इस तरह के सिम्टम्स हों तो अपने को डिस्क्लोज़ करें, बताएं कि उनको सिम्टम्स है, ताकि उनको आइसोलेट किया जा सके। इसका भी आइसोलेशन उसी तरह से, अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो ये उन्हें खुद बताना चाहिए। उनको 3 हफ्ते का, 3 वीक्स का आइसोलेशन पीरियड दिया गया कि 3 हफ्ते तक वो आइसोलेट रहेंगे। अगर वो आइसोलेटेड रहेंगे, फैमिली से आइसोलेटेड रहेंगे, तो दूसरे को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेगा। और अगर इसके बावजूद भी वो जो कंसर्न आदमी है, जिसको भी इन्फेक्शन हुआ है, वो स्टेट हेल्थ ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो मैसेज वहाँ तक जाए, और आगे के लिए जो भी हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे वो सारे प्रिकॉशंस हमारे को वहाँ से मैसेज आए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह मेदांता, जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल से, जिनसे ये सारी जानकारी हमें मिल रही थी। और ये जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है कि कई देशों में, लगभग 80 देशों को ये प्रभावित कर चुका है ये मंकी पॉक्स। स्थिति क्या हो रही है ये सार्वजनिक हो चुका है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मंगल पांडे जी, उनके तरफ से भी एक अलर्ट जारी किया गया है। 38 जिला के जितने भी प्रखंड स्तरीय, जिसको हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, वहाँ तक की इसकी सूचना जारी कर दी गई है। और ये हिदायत भी किया गया है कि जितने भी वहाँ चिकित्सक पदस्थापित हैं वो इस बनिस्बत हमेशा अलर्ट मोड में
तैनात रहें। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण सामने आते हैं, सामने नजर आते हैं, तो त्वरित रूप से यानी तुरंत उसे अग्रसारित किया जाए, आगे तक उसकी सूचना दी जानी चाहिए, ताकि पूरा समाज, पूरा राज्य इससे प्रभावित होने से बच जाए। इस बनिस्बत अगर कोई भी खबर मेरे पास आती है या कहीं से भी हमें मिलती है, तो हम तुरंत ऐसे चिकित्सक जो भी हैं, इससे संबंधित जो इसके जानकार हैं, उनसे हम संपर्क साधने का प्रयास करेंगे और प्रिकॉशन के लिए पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।